नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। मैं हूं जयंत नेगी। दोस्तों, हमारे द्वारा उत्तराखंड एलटी शिक्षण अभिरुचि को लेकर एक विशेष सीरीज चलाई गई है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी क्रम में आपके लिए आरटीई 2009 पर 70 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं रहेंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक ऑलरेडी अबाउट सेक्शन में है। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आरटीई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शुरुआत होती है आर्टिकल 45 से। आर्टिकल 45 जो कि हमारे संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, इसमें इस समय पर जो प्राथमिक शिक्षा थी वो अधिकार नहीं हुआ करती थी बल्कि राज्य का कर्तव्य हुआ करती थी। तो इसमें आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39F में राज्य द्वारा वित्त पोषित समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान किया गया था। इसके बाद दोस्तों, दूसरा पॉइंट आता है कि जो शिक्षा के अधिकार पर पहला आधिकारिक दस्तावेज वर्ष 1990 में आचार्य राममूर्ति कमेटी, ठीक है, इसकी जो रिपोर्ट थी इसको शिक्षा के अधिकार पर पहला आधिकारिक दस्तावेज माना जाता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे। 1993 में उन्नीकृष्णन जेपी, मैं यहां पर लिख लेता हूं, उन्नीकृष्णन जेपी वर्सेस आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था और शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार माना था। ठीक है, और फिर इसके बाद दोस्तों अगली आपको पॉइंट याद रखना है कि इसके बाद तपस मजुमदार समिति, ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तपस मजुमदार समिति जिसकी रिपोर्ट दोस्तों 1999 में आई थी। ठीक है, तपस मजुमदार समिति जिन्होंने अपनी 1999 में रिपोर्ट दी थी, इन्होंने अनुच्छेद 21A को शामिल करने की अनुशंसा करी थी। ठीक है, तो ये सारी तो इसकी हिस्ट्री हो गई। इसके बाद दोस्तों वर्ष 2002 में संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया और शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया। ठीक है, इसके अलावा इसको 21A में शामिल किया गया है, आर्टिकल 21A में। और ये शिक्षा का अधिकार ये आपके लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। निशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो यह है आपकी 1 से लेकर 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है ना, कक्षा 1 से लेकर 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा का दोस्तों प्रावधान किया गया। इसके बाद दोस्तों 2009 में आरटीई अधिनियम बना। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भाई आरटीई अधिनियम कब बना, 2009 में बना। ठीक है ना, शिक्षा का अधिकार 2002 में 86वें संविधान संशोधन से आपका संविधान के भाग 3 में जोड़ा गया और मौलिक अधिकार के तहत में 21 आर्टिकल में शामिल किया गया। ये तो आपको ध्यान में रखना है। और ये अधिनियम कब बना, ये अधिनियम दोस्तों बना आरटीई अधिनियम 2009 में। ठीक है, पहले राज्यसभा में पारित हुआ, फिर लोकसभा में पारित हुआ, फिर राष्ट्रपति द्वारा इसमें हस्ताक्षर किए गए और फिर आरटीई अधिनियम 2009 में बना। और उसके बाद दोस्तों पूरे देश में ये 1 अप्रैल 2010 में लागू हो गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो ये सारे पॉइंट आपके आरटीई से रिलेटेड हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस पर क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, शिक्षा अधिकार अधिनियम देश भर में कब लागू हुआ। अभी मैंने आपको बताया शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009। ठीक है, ये पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान में रखनी है कि इसमें 7 अध्याय हैं, 7 इसमें अध्याय हैं और 38 इसके खंड हैं, या फिर आप इसको धाराएं बोल सकते हैं, या फिर कई जगह पे इसको अनुच्छेद भी बोला जाता है। तो 7 चैप्टर हैं, 38 खंड हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ और अधिनियम है 2009 का। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब मंजूरी दी गई। देखिए, राष्ट्रपति उस समय थी प्रतिभा पाटिल द्वारा दोस्तों इसको अगस्त 2009 में मंजूरी दी गई। ठीक है,
इसके बाद अगला प्रश्न, अधिनियम के विभिन्न नियमों को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय कपिल सिब्बल ने कब मंजूरी प्रदान करी, या जो आप कह सकते हैं कि उस समय पे शिक्षा मंत्री कौन थे, कपिल सिब्बल थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के भी मंत्री थे। तो उस समय पर जो इनके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई दोस्तों, वो की गई 13 फरवरी 2010। तो 13 फरवरी 2010 को इनके द्वारा सभी नियमों को मंजूरी प्रदान की गई और फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे देश में लागू हो गया। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न, 1 अप्रैल 2010 से लागू किए जाने की घोषणा राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा किस दिन की गई, यानी कि आरटीई को 1 अप्रैल 2010 से लागू किया जाएगा। इसकी घोषणा दोस्तों 22 फरवरी 2010 को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा की गई। इसके बाद अगला प्रश्न, निशुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात क्या होगा। ठीक है, यानी कि कितने छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1:30, यानी कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। ध्यान रहे यह है प्राथमिक कक्षाओं के लिए, यानी कि 1 से लेके 5 तक के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न, आरटीई एक्ट 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य करना अनिवार्य है। तो दोस्तों इनके लिए न्यूनतम 45 घंटे कार्य करना अनिवार्य है आरटीई एक्ट 2009 के तहत। अगला प्रश्न, आरटीई एक्ट के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस है। देखिए ये पूछ रहे हैं कि आरटीई एक्ट के तहत पर प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कितने शैक्षणिक घंटे और कार्य दिवस होने चाहिए। तो दोस्तों न्यूनतम जो शैक्षणिक घंटे और कार्य दिवस है वो है 800 घंटे और 200 दिन। तो ये इनका क्राइटेरिया है। ध्यान रहे ये प्राथमिक स्तर पर है, 1 से लेके 5 तक की। उच्च प्राथमिक स्तर की बात नहीं हो रही है। ठीक है। अब इसके बाद आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 हेतु शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए, कि कितने छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। तो इनका जो अनुपात है दोस्तों वो है 35:1। ठीक है ना, 35:1 होना चाहिए। जबकि प्राथमिक के लिए कितना था, 30:1 था, यानी 30 छात्र पर एक शिक्षक। यहां पर 35 छात्र पर एक शिक्षक चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर यदि 150 से अधिक बच्चे हों तो क्या प्रावधान है। यदि प्राथमिक स्तर यानी 1 से लेकर 5 तक अगर 150 से ज्यादा बच्चे हो तो क्या प्रावधान है। तो दोस्तों इसमें आपके 5 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक का प्रावधान है। देखिए दोस्तों, अगर आप आरटीई अधिनियम 2009 की बात करें तो उसमें 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए अगर 60 बच्चे हैं तो उस पर 2 शिक्षक होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगर 61 से 90 बच्चे हैं तो उस पर 3 शिक्षक होने चाहिए। ठीक है ना। अगर 91 से 120 शिक्षक हैं तो 4 शिक्षक होने चाहिए। ठीक है ना। और उसके बाद अगर 121 से 200 छात्र संख्या है तो वहां पर 5 शिक्षक का प्रावधान है, प्लस एक क्या आ जाएगा, प्रधानाचार्य भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये इसके दोस्तों प्रावधान है 1 से लेके 5 तक के। ठीक है। इसी तरह से 6 से 8 के भी अलग प्रावधान है। तो यहां पर जो राइट आंसर है 1 प्रधानाध्यापक प्लस 5 शिक्षक। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने बच्चे होने पर प्रधान अध्यापक की नियुक्ति होगी। तो दोस्तों ये है 6 to 8 का। ठीक है ना। तो 6 से लेकर 8 तक के अगर प्राथमिक स्तर पर 100 से अधिक बच्चे होते हैं तो वहां पर एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होनी चाहिए, स्थायी प्रधानाध्यापक होना चाहिए। तो यहां पर इसका राइट आंसर है 100 से अधिक। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो वहां पर स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षक भी होना अनिवार्य है। ठीक है। कला शिक्षक भी होना अनिवार्य है और अंशकालिक शिक्षक भी होना अनिवार्य हो जाता है। तो ये सब चीजें आरटीई प्रावधान के अंतर्गत दोस्तों आती है। ठीक है। इसके बाद आरटीई एक्ट 2009 के तहत निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर है 25% सीटें निजी स्कूलों को आरटीई के तहत पर निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखनी पड़ती है। इसके लिए धारा 12(1)(c) में प्रावधान किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और इस बार की प्रवक्ता स्क्रीनिंग में भी आया था और काफी ये सुर्खियों में रहा था ये आर्टिकल इस बार, तो इसलिए भी इस प्रश्न को यहाँ पर जोड़ा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो 12(1)(c) के अंतर्गत दोस्तों ये आता है। ठीक है। अगला प्रश्न, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC का
अध्यक्ष कौन होता है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी का अध्यक्ष दोस्तों क्या होता है? जनरली क्या होते हैं? अभिभावक होते हैं, ठीक है ना। तो अभिभावकों के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है स्कूल में, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, तो उसमें हमेशा जो अध्यक्ष होता है अभिभावक को ही रखा जाता है, ठीक है ना। उस कमेटी के सभी सदस्य होते हैं, शिक्षक भी होते हैं, प्रधानाचार्य भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी कमेटी बनाई जाती है उसका हमेशा जो अध्यक्ष होता है वो अभिभावक ही रखा जाता है। इसके बाद अगला आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक हो जाती है तो विद्यार्थी शिक्षक अनुपात क्या होगा? तो इस केस में दोस्तों हो जाएगा 40 बच्चों पर एक शिक्षक का। वैसे कितना होता है? 30 पर एक शिक्षक, लेकिन अगर सदस्यों की संख्या 200 से ज्यादा हो जाती है, यानी 200 से ज्यादा बच्चे अगर हो जाते हैं तो वहां पर 40:1 चलेगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न, आरटीई एक्ट के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस है। देखिए प्राथमिक स्तर यानी 1 से 5 तक तो हमने पढ़ा था कि भाई कितना 200 दिन और 800 घंटे, ठीक है। यहां पर है दोस्तों 1000 घंटे और 220 दिन, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है, ठीक। 1000 घंटे और 220 दिन उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 to 8 का न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसके बाद आरटीई एक्ट की किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है धारा 17। तो मैंने कितनी धाराएं बताई? इसकी 38 कुल धाराएं हैं, या 38 इसके अनुच्छेद भी बोल सकते हैं, या 38 खंड बोलो, जो भी बोलते हो। तो उसकी धारा 17 में बताया गया है कि बच्चों को आप शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना बिल्कुल भी निषेध है। इसके बाद अगला शिक्षण का सत्तावादी इस पर केंद्रित है, यानी कि शिक्षण का, या वैसे इसको कहा जाएगा तो शिक्षक का सत्तावादी। सत्तावादी का मतलब यही होता है कि जहां पर दोस्तों क्या होता है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा हो जाती है, वहां पर अपने आप ही शिक्षण का सत्तावादी रूप सामने निकल कर आता है। तो वहां पर आपका क्या होगा? वो शिक्षक केंद्रित होगा, ठीक है ना, ठीक। यानी कि शिक्षक के हाथ में पूरी सत्ता है। इसके बाद निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? मतलब किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा, या केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? संसद के द्वारा, ठीक है ना। कोई भी आपका अधिनियम या अधिकार है वो किसके द्वारा अधिनियमित किया जाता है? संसद के द्वारा ही किया जाता है। तो वो संसद यानी आपकी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, ये तीनों मिला के संसद बनाते हैं। तो आपके सबसे पहले ये राज्यसभा में पास हुआ, फिर लोकसभा में, फिर उसके बाद कब हुआ? फिर राष्ट्रपति ने इसमें अपने हस्ताक्षर किए, ठीक है। इसके बाद अगला आरटीई के तहत बालक, या मतलब इसके अंतर्गत किसी भी अध्यापक को किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। यानी आरटीई 2009 के अंतर्गत आप किसी अध्यापक को किस काम में नहीं लगा सकते? आपदा राहत में, जनगणना में, चुनाव ड्यूटी में, सब में लगा सकते हो, बस पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगा सकते, ठीक है। इन तीनों में आप लगा सकते हो, ठीक है। आपदा राहत में लगा सकते हो, जनगणना होने वाली उसमें लगा सकते हो, चुनाव ड्यूटी में तो लगाते ही हैं टीचरों को। तो भाई पल्स पोलियो कार्यक्रम में आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। मतलब आप गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगा सकते हैं, कुछ को छोड़ के, जैसे कि आपदा राहत, जनगणना और चुनाव ड्यूटी। बाकी आप गैर शैक्षणिक कार्य में टीचरों को नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न, आरटीई 2009 में कौन सी धारा में उल्लेख किया गया है कि राज्यों में प्रत्येक राज्य अपनी आरटीई नियमावली बनाएगा? तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर है इसका धारा 38 और अध्याय 7। इसकी कुल धाराएं कितनी हैं? 38 हैं, और अध्याय कितने हैं? कुल 7। तो अध्याय 7 में जो 38वीं नंबर की धारा है वो ये बताती है कि प्रत्येक राज्य अपनी आरटीई नियमावली बनाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का क्या उद्देश्य था? शिक्षा को मूल अधिकार बनाने का, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का, भारत की साक्षरता दर को बढ़ाने का, या निजी शिक्षा को बढ़ावा देने का? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों कि छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को बनाया गया, ठीक है ना, ना कि शिक्षा को मूल अधिकार। शिक्षा को मूल अधिकार एक अलग चीज है, ठीक है। छात्रों को जो मेन उद्देश्य है दोस्तों वो यही है कि भाई छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करानी है। इसके बाद राइट टू एजुकेशन 2009 देश में कब लागू हुआ? अभी हमने पढ़ा था 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न, आरटीई एक्ट 2009 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। यह अधिनियम लागू होते ही जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, बिल्कुल सही। यह अधिनियम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पर लाया गया था, यह भी दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है ना। नेशनल नॉलेज कमीशन की सिफारिश पर इसको लाया गया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग
आप चाहें तो मेरी वीडियो देख सकते हैं, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की, बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो है। इस अधिनियम में छात्रों के अधिकारों के साथ साथ शिक्षकों, अभिभावकों और सरकार के दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं। बिल्कुल सही है कि इसमें छात्र के अधिकार तो हैं ही, साथ में जो टीचर्स हैं, अभिभावक हैं, सरकार हैं, उनके भी दायित्व निर्धारित इसमें दोस्तों किए गए हैं। और यह अधिनियम 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। ये गलत है, ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। हाँ, अगर दिव्यांग बच्चे, ठीक है, तो दिव्यांग के लिए 6 से 18 है, ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है, कि अगर बच्चा दिव्यांग है तो उसके लिए 6 से 18 है, अदरवाइज ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। तो डी वाला ऑप्शन गलत है, यानी कि वही राइट है। इसके बाद अगला आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, धारा 35(1), ठीक है, देखा जाए तो पहला वाला ही गलत है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन इसके अंतर्गत वैसे नहीं आता है दोस्तों। ये आपका, इसको मैं एक बार सही चेक कर लेता हूं दोस्तों। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन ये धारा 35 के अंतर्गत नहीं आता है, ये आता है धारा 33 के अंतर्गत, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखना कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन ये धारा 33 के अंतर्गत आता है, जबकि राज्य का बिल्कुल किसके अंतर्गत आएगा, 34 के अंतर्गत। राज्य बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग का गठन ये भी आपका धारा 31 के अंतर्गत आता है। और जो भी हमने पढ़ा था स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति, इसका गठन धारा 21 के अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन धारा 33 के अंतर्गत आता है, जबकि धारा 35 में दोस्तों केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किया जाना आता है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो ए वाला सुमेलित नहीं है। इसके बाद आरटीई अधिनियम 2009 में अध्यापकों से संबंधित प्रावधान नहीं है। आपको बताना है कि अध्यापकों के लिए क्या प्रावधान इसमें नहीं किए गए हैं। पहला, अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, बिल्कुल सही। टीईटी का कॉन्सेप्ट यहीं से आया है। अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाया जाएगा, बिल्कुल सही। अध्यापक निजी शिक्षण का कार्य नहीं करेंगे, ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल सही। और इसके बाद कक्ष के मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा, गलत है, इसकी कोई बात नहीं करी गई है, ठीक है ना। तो ये तीनों तो करे गए हैं, डी वाला इसका बिल्कुल सही है। तो डी वाला गलत स्टेटमेंट है, तो डी वाला राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है। आरटीई अधिनियम 2009 के बारे में निम्न कथनों पर आपने विचार करना है, ठीक है। आरटीई अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए है, बिल्कुल सही है। प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 बच्चों के घर के नज़दीक ही 1 किलोमीटर परिधि की दूरी पर उपलब्ध कराई जाएगी, बिल्कुल सही दोस्तों। आप मेरी आरटीई वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 बच्चों के घर के नज़दीक ही 3 किलोमीटर परिधि की दूरी पर उपलब्ध कराई जाएंगे, बिल्कुल सही। 3 किलोमीटर की परिधि पर उच्च प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगी। इसके बाद अनामांकित छात्रों को विद्यालय में प्रवेश आयु के आधार पर नहीं बल्कि पिछली कक्षा में उत्तीर्ण के आधार पर किया जाएगा, बिल्कुल गलत। उल्टा का है, जो बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते तो उनको प्रवेश उनकी आयु के आधार पर उचित कक्षा में दिया जाएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि उनके लिए कोई टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। पिछली कक्षा का कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा। अगर कोई 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा है, सपोज करो वो स्कूल ज्वाइन नहीं कर पाया, तो होगा क्या कि उसको हम कहेंगे कि भाई मान लेते हैं, सपोज करो उसको वो 8 वर्ष का हो गया, तो उसको 8 वर्ष के अकॉर्डिंग जिस कक्षा में उसको होना चाहिए उस कक्षा में उसको एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद कक्षा 8 तक किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए बी सी ई सारे सही हैं। तो अब इसमें कूट बनाना है आपको दोस्तों, तो क्या इसका राइट आंसर होगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन ए बी सी ई सही है, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगला आरटीई एक्ट में कक्षा 1 से 5 तक के बारे में सुमेलित है। अब आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, शिक्षक छात्र अनुपात कितना होता है, 1:30, बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष कार्य दिवस अभी बताया था न्यूनतम 200, और प्रतिवर्ष शिक्षण घंटे कितने बताए थे, 800, ठीक है। उच्च प्राथमिक के लिए क्या क्या थे, 1000 घंटे और 220 दिन, ठीक है ना। इसको भी आपने ध्यान में रखना है। और जो रेशियो था वो कितना था, 1:35। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखिए, बहुत इजीली आप इसको आप कर सकते हैं आरटीई की क्वेश्चन। इसके बाद आरटीई एक्ट 2009 के किस अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अपने राज्य में इसको लागू करने का अधिनियम बनाती है। अभी हमने बताया था कौन सी थी, धारा 38, अनुच्छेद 38 भी कई जगह पे बोला गया। दोस्तों अलग अलग प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको मैं उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। तो इसका अनुच्छेद 38 राइट आंसर है, ठीक है।
अच्छा दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे सामने ऑप्शन आ रहे हैं, तो चलो उनको भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 21 अभी मैंने आपको बताया, वो था आपका स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से ठीक है ना, एसएमसी से रिलेटेड था। अनुच्छेद 35 ये भी मैंने अभी आपको बताया था कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत इसमें जारी किए जाते हैं। अनुच्छेद 37 इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा था। अनुच्छेद 38 तो आपको बता दिया कि भाई ये तो इसका राइट आंसर है कि भाई आप राज्य सरकार क्या करेगा, आरटीई को अपने राज्य में लागू करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 37 क्या कहता है दोस्तों कि अगर आरटीई के संदर्भ में जैसे आपके कौन कौन है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय अधिकारी है, या फिर आपके बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, या फिर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, इनके खिलाफ कोई भी न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकता, यानी कि कोर्ट में केस नहीं कर सकता है। जैसे सपोज करो कोई भाई केस करना चाहता है आरटीई एक्ट के संदर्भ में, कोई कहता है कि भाई मैं नहीं लागू करता, चलो ठीक है ना, तो वो उसके खिलाफ भाई इनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकता इन सब चीजों में। ठीक, तो ये अनुच्छेद 37 कहता है, तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने आपको अनुच्छेद 37 काफी इंपॉर्टेंट ये लगता है और इस पर क्वेश्चन आने की संभावनाएं हो सकती हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, इसके बाद अगला, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर क्या प्रावधान है? यह अधिनियम सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी विद्यालयों पर लागू होगा। बिल्कुल करेक्ट है। छात्रों से किसी प्रकार की कोई भी फीस वसूल नहीं की जाएगी, इसीलिए इसका नाम निःशुल्क है। और अभिभावकों का दायित्व निर्धारित किया गया है कि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजे। बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद अनामांकित छात्रों को उसकी आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा, यह भी बिल्कुल सही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो डी मतलब ई वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी सभी प्रावधान इसमें शामिल। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। आरटीई एक्ट में क्या प्रावधान नहीं है? देखिए, विद्यालय स्थापित करने का दायित्व समुचित सरकार का होगा। बिल्कुल, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार का हो, तो वो इनका दायित्व है। इसके बाद किसी भी छात्र को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक किसी भी कक्षा में नहीं रोका जाएगा। बिल्कुल सही है, 1 से लेकर 8 तक आप फेल नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रत्येक निजी विद्यालय को अल्प आय वाले गरीब वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें निर्धारित करनी पड़ेगी, धारा 12(1)(c). ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। और इसके बाद जो है, पूर्व विद्यालय शिक्षा का प्रभावी रूप से प्रावधान किया गया नहीं। दोस्तों, प्रभावी रूप से इसका प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, इसकी बात कही गई है कि जिम आप करेंगे, इसका प्रावधान करेंगे, लेकिन प्रभावी रूप से इसका प्रावधान नहीं किया गया है। यानी कि आप पूर्व विद्यालय शिक्षा जो होती है, कक्षा 1 से आने से पहले की जो शिक्षा है, उसका प्रभावी रूप से कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से किससे संबंधित है? जैसा कि अभी हमने पढ़ा, जो आर्टिकल 21 से है उसी में ही आपकी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया। ठीक है, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आपका आर्टिकल 21 से संबंधित है। इसके बाद आपको असत्य कथन छांटना है आरटीई एक्ट के संदर्भ में। इस अधिनियम के द्वारा बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए जाने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है कि आप उसको पूरी शिक्षा देंगे, उससे पहले आप उसको निष्कासित नहीं कर सकते। इस अधिनियम में विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा विद्यालय विकास योजना संबंधी भी प्रावधान किया गया है। बिल्कुल, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी धारा 21 की हम बात कर रहे हैं बार बार। ठीक है, इसके अलावा विद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों में 25% से अधिक रिक्त नहीं होंगे, ये गलत है, इसमें 10% होगा। ठीक है, 10% से अधिक रिक्त नहीं होंगे, धारा 26 में यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, धारा 26 में यह कहा गया है कि कुल स्वीकृत पदों में 10% से अधिक रिक्त नहीं रखे जा सकते। ठीक है, और इस अधिनियम में एक अनुसूची दी गई है जिसमें विद्यालय संबंधी मान और मानक दिए गए हैं, बिल्कुल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड दिए गए हैं, तो बिल्कुल सही है। तो सी वाला इसका राइट आंसर है, वो असत्य है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, आरटीई एक्ट 2009 के संवैधानिक प्रावधान के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से इनमें से सही हैं। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया है। बिल्कुल सही है, आर्टिकल 21A के अंतर्गत ही इसको शामिल किया गया है। इसके बाद शिक्षा का अधिकार संविधान के स्वतंत्रता का मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया। बिल्कुल, क्योंकि ये आपका भाग 3 में है। ठीक है, और आपका आर्टिकल 21A में है, तो स्वतंत्रता के अधिकार में ही इसको दोस्तों शामिल किया गया है। इसके बाद इस अधिनियम में पहले निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का उपबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में इसकी व्यवस्था की गई थी। मैंने आपको बताया था इसको दोस्तों कि इससे पहले आपकी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का हमने इसको क्या बोला था कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता था, और राज्य का दोस्तों एक कर्तव्य हुआ करता था कि वो अपने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करवाए। ठीक है ना, यानी कि प्राथमिक शिक्षा प्रोवाइड करवाए। तो बिल्कुल ये 45 में इस अनुच्छेद 45 के अंतर्गत दोस्तों आता था। इसके बाद अगला,
86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 का लोप कर अनुच्छेद 21 के तहत पे मूल अधिकार घोषित किया गया। बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही है कि भाई 86वां संशोधन किया गया 2002 में और अनुच्छेद 45 का उसमें लोप करके उसको अनुच्छेद 21 के तहत में मूल अधिकार घोषित कर दिया गया। और अब जो नवीन अनुच्छेद 45 है उसके द्वारा 6 वर्ष तक की आयु तक के सभी बालकों को पूर्व बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा का अवसर देने का उपबंध किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इसके सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें कूट बैठाना है तो कूट में क्या बैठेगा भैया, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। तो यानी कि सारे के सारे कथन बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, तो ABCD इज राइट। चलो इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न शिक्षा विषय है, यानी कि शिक्षा पर कौन कानून बना सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची के अंतर्गत दोस्तों वो विषय आते हैं जिनमें आपके केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन अगर कानून का विषय समान होगा तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। ठीक है ना। अब आप समझ लीजिए समवर्ती सूची आपकी 3 तरह की सूचियां होती है। एक होती है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार दोस्तों किसको होता है, केंद्र सरकार को होता है। इसमें अभी वर्तमान में 98 विषय हैं, पहले 97 थे जब संविधान लागू हुआ था। राज्य सूची, इसमें दिए गए विषय पर राज्य सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार होता है, लेकिन राष्ट्र हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी इसमें कानून बना सकती है। ठीक है ना। वर्तमान में इसमें 62 आपके विषय हैं। ठीक है, जैसे इसमें वर्तमान में 92 हैं वैसे इसमें वर्तमान में आपके 62 हैं, पहले 66 थे। ठीक है। अब समवर्ती सूची के बारे में मैंने बताया कि जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। तो इस समय पर अभी जो समवर्ती सूची है उसमें 52 विषय हैं, पहले इसमें 47 थे। ठीक है, तो अभी देखा जाए तो अभी का हिसाब क्या है, 98, 62 और 52, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ये सूचियां आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है ना। जो 7वीं अनुसूची है वो ये बताती है कि आपकी केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों के मध्य बंटवारा कैसे किया जाएगा या क्या क्या किस किस विषय में बंटवारा किया गया है उसके बारे में 7वीं अनुसूची बताती है। तो जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न, RTE अधिनियम के अनुसार अध्यापकों से कौन से गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था जनगणना में लग सकते हैं, आपदा राहत में और चुनाव ड्यूटी, सभी तीनों कार्य कर सकते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। अच्छा, RTE में अनिवार्य शिक्षा से क्या तात्पर्य है, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। 6 से 14 वर्ष के बालकों को विद्यालय में प्रवेश, उपस्थिति और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना। अगला, दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावक पर अनिवार्य रूप से जोर डालना। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए। ठीक है, आपको पता है अनिवार्य शिक्षा क्या है, 6 से 14 वर्ष के बालकों को विद्यालय में प्रवेश, उपस्थिति और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य क्या तात्पर्य भाई, प्रारंभिक शिक्षा से कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा। शिक्षा का अधिकार कानून किस राज्य पर लागू नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया जम्मू एंड कश्मीर पर इसको लागू नहीं किया गया था। इसके बाद निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE एक्ट 2009 की किस धारा से संबंधित है। देखिए काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। धारा 3 में दोस्तों इसका वर्णन किया गया है। इसकी कुल 38 धाराएं हैं, उसमें से जो धारा नंबर 3 है वहां पर ही दोस्तों इसका वर्णन किया गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो धारा नंबर 3 में इसका उल्लेख है। इसके बाद RTE एक्ट 2009 बिल सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया गया। जैसे मैंने आपको बताया राज्यसभा में इसको पेश किया गया था। ठीक है, 20 जुलाई 2009 को इसको पेश किया गया था। ठीक है ना, 20 जुलाई 2009 को। RTE 2009 को कानूनी अधिकार बनाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया, कौन सा किया गया दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन दिसंबर 2002 में। ठीक है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार में किस रूप में जोड़ा गया, आर्टिकल 21A। RTE एक्ट में प्रावधान नहीं किया गया है, किसका प्रावधान नहीं किया गया है, घुमंतु बालकों की शिक्षा का, बच्चों को शारीरिक दंड देने का, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों का या फिर शिक्षक छात्र अनुपात का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बच्चों को शारीरिक दंड देने का। इसके प्रावधान नहीं किया गया है, इसका निषेध किया गया है। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है, बाकी सब इसका बिल्कुल करेक्ट है।
इसके बाद शिक्षा को मूल अधिकार कब घोषित किया गया? 2009, 2 में, 9 में, 10 में, 11 में। कब घोषित किया गया शिक्षा को मूल अधिकार? अभी हमने बताया था 2002 में, ठीक है ना। 2002 में फिर से मैं बता दूं 86वां संविधान संशोधन किया गया था, आर्टिकल 21A को जोड़ा गया, ठीक है, और शिक्षा का अधिकार बनाया गया, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, भाग 3 में। इसके बाद फिर से आपको ये स्टेटमेंट देखने हैं, इसमें से कौन से सही हैं उनके बारे में आपको विचार करना है। पहला, यह अधिनियम सबसे पहले राज्यसभा में पारित हुआ, फिर लोकसभा में पारित किया गया, बिल्कुल सही। आयु के अनुसार प्रवेश से तात्पर्य अनामांकित बच्चों के लिए उचित आयु कक्षा में प्रवेश से है, बिल्कुल सही। आपने जैसी आयु होगी उसको उसी के अकॉर्डिंग कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। इस अधिनियम में प्रावधान है कि छात्रों को विद्यालय में प्रवेश देते समय किसी प्रकार का भी आप स्क्रीनिंग टेस्ट या साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, तो बिल्कुल सही है। आप प्रवेश देते वक्त उसको किसी भी प्रकार का आप कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है, आप उसको भर्ती करेंगे सीधे। और इस अधिनियम में कुल 7 अध्याय और 38 धाराएं और 1 अनुसूची है, बिल्कुल करेक्ट है, तो ये भी इसका सही है। तो एक तरह से देखा जाए तो इसका कूट नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी ABCD सारे कथन सही हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्न में से वो कथन जो RTE एक्ट 2009 की आलोचनाओं या कमियों से संबंधित है। RTE की क्या क्या कमियां हैं या क्या क्या आलोचनाएं हैं? एक समान पाठ्यक्रम पूरे देश में लागू नहीं, बिल्कुल सही। एक समान पाठ्यक्रम पूरे देश में लागू नहीं हो रहा है, तो इसकी कमी है। पूर्व विद्यालय शिक्षा के बारे में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, सिर्फ चर्चा की गई है, तो ये भी दोस्तों सही है। और निजी विद्यालय पर लागू नहीं, तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी सही है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। मोर प्रिसाइसली वैसे देखा जाए तो ये पूर्व विद्यालय शिक्षा के कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए, ये इसकी दोस्तों देखा जाए तो आलोचनाएं कमी से बहुत ज़्यादा संबंधित है। तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो इसका आंसर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि एक समान पाठ्यक्रम पूरे देश में लागू नहीं है और पूर्व विद्यालय शिक्षा के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। निजी विद्यालयों पर भी लागू नहीं है, क्योंकि आपका ये राज्य द्वारा वित्त पोषित जितने भी विद्यालय उनमें लागू किया गया है। निजी विद्यालयों में तो बस आपका क्या है कि भाई 25% जो सीटें हैं वो निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की गई हैं RTE के तहत पे धारा 12(1)(c) में, ठीक है ना। तो लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाई निजी विद्यालय में भाई 1 से लेकर 8 तक की जो शिक्षा है सभी बच्चों को निःशुल्क प्रोवाइड कराई जा रही है, तो ये तो नहीं है, ठीक है। तो देखा जाए तो डी इसका बिल्कुल सही बैठता है। इसके बाद 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व है केंद्र का, राज्य का, केंद्र एवं राज्य का या शिक्षा आयोग का। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? केंद्र एवं राज्य सरकार का। तो इसमें कहा गया है कि उचित सरकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। तो उचित सरकार कोई भी हो सकती है, केंद्र और राज्य दोनों का दायित्व है। इसके बाद अगला प्रश्न, RTE में पहली बार संशोधन कब किया गया? 2010 में, 11 में, 12 में, अभी तक नहीं किया गया। इसका राइट आंसर है दोस्तों 2012 में। 2012 में इसमें पहला संशोधन किया गया और इसमें पहले संशोधन के अंतर्गत जैसे कि मदरसे हैं और आपके वैदिक संस्थान हैं, इनको इससे RTE से मतलब अलग कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो निःशक्त बच्चे हैं उनकी भी शिक्षा का प्रावधान किया गया। मैं नीचे आपका एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है, आप इसमें देख सकते हैं कि 2012 में संशोधन विधेयक में जो आपके प्रावधान है, पहले जो मदरसा है और वैदिक पाठशाला है जैसी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों में इनको RTE के दायरे से बाहर रख दिया, ठीक है। इसी तरह से जितने भी अशक्त बच्चे हैं उनको भी शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया। आप जैसे क्या क्या प्रावधान है इसमें देख लीजिए। इसमें आपके जैसे सभी तरह के अशक्त बच्चों को कक्षा में सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। इसको आप इंक्लूसिव एजुकेशन भी बोलते हैं, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, ठीक है ना। तो जैसे कि आर्टिज्म है, सेरेब्रल पाल्सी या मानसिक अशक्तता या किसी भी तरह के अन्य अशक्तता वाले बच्चों को कक्षा में अन्य बच्चों की तरह शिक्षा के अवसर प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसी को ही समावेशी शिक्षा बोला जाता है दोस्तों, ठीक है ना, या समेकित शिक्षा भी बोलते हैं। इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया है कि भाई जो आपके ऐसे अशक्त बच्चे हैं अपने घर में भी शिक्षा प्राप्त करने का उनको अधिकार है, ठीक है ना। और लेकिन स्कूल क्या करेगा, इस प्रावधान को आधार बनाकर इसका दुरुपयोग कर बच्चों को स्कूल से बाहर नहीं करेगा, ठीक है। मतलब ये भी प्रावधान है कि जो अशक्त बच्चे हैं उनको घर में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन भैया ऐसा ना हो कि भाई स्कूल अब इसी को आधार बनाकर इसका दुरुपयोग करके बच्चों को स्कूल से ही बाहर कर दे, ठीक है। और इसके अलावा जो अल्पशिक्षक जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनको स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के दायरे से भी बाहर रखा जाएगा, ठीक है। जो कि हमने अभी बात करी थी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, तो उसके दायरे से भी बाहर रखा जाएगा, ठीक है। अब ऐसे मामलों में जो आपके स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसकी परामर्श की एक भूमिका रहेगी, ठीक है। और इसी तरह से जैसे कि भाई सभी श्रेणी के शिक्षक छात्र अनुपात को कानून लागू होने के 3 वर्षों में मापदंड के अनुरूप बनाया जाएगा। साथ ही इस कानून को अमल में किसी भी तरह की बाधा को केंद्र दूर करेगा, ठीक है ना। यानी कि इसमें अगर इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई कमी आती है या किसी भी तरह की बाधा आती है तो
इस बाधा को केंद्र सरकार दूर करेगी, ठीक है ना। और जो शिक्षक छात्र का जो मापदंड है या जो उसका अनुपात है वो कानून लागू होने के 3 वर्ष में मापदंड के अनुरूप बनाया जाएगा, यानी उसको जैसे कि रेशियो जो निर्धारित किया गया 1:30 1:35, ठीक है ना, उसको लागू करना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है और कानून को अमल लाने के लिए भी केंद्र सरकार काम करेगी, ठीक है। इसके बाद जो उसका दूसरा संशोधन है वो 2019 में किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको पढ़ लेना। इसके बाद अगला प्रश्न, सूची ए का सूची बी से आपको मिलान करना है। आपको आरटी एक्ट में प्रावधान दिए गए हैं और उसकी अपने अनुसूची से यानी जिस धारा में उसका प्रावधान किया गया उसको अपने मिलान करना है। देखिए सबसे पहला क्या है, समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का दायित्व, यानी कि जो कौन सा दायित्व है, ठीक है। तो ये दोस्तों धारा 6 के अंतर्गत आता है, ठीक है। धारा 6 में इसका कह सकते हैं कि इसका व्यवस्था की गई है कि भाई 6 माह के अंदर आप स्कूल की व्यवस्था करेंगे जहां आसपास कोई स्कूल नहीं हो, ठीक है। इसके बाद माता पिता संरक्षक के दायित्व, माता पिता के जो संरक्षक के दायित्व हैं ये धारा 10 के अंतर्गत निर्धारित किए गए। धारा 10 के अंतर्गत क्या आ गया है कि भाई माता पिता अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजें, ठीक है ना, और उनको नियमित स्कूल भेजें, अपने बच्चों को स्कूल में प्रवेश करवाएं, अभिभावक संरक्षक की यह जिम्मेदारी होगी, ठीक है। अभिभावक हो, माता पिता हो, संरक्षक हो, जो भी हो उसकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात दोस्तों धारा 29 में कही गई है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है शैक्षिक कैलेंडर का निर्धारण। दोस्तों शैक्षिक कैलेंडर का जो निर्धारण है वो आपका धारा 6 में कहा गया है, ठीक है। धारा 6 में इसको कहा गया है, धारा 6 में नहीं दोस्तों, इसको किया गया है धारा 9 में, ठीक है। धारा 9 में इसको बोला गया है कि आप क्या करेंगे, जो स्थानीय अधिकारी के उसके दायित्व है कि वो शैक्षिक कैलेंडर को निर्धारण करेंगे और बालक के अन्य विद्यालय में स्थानांतरण, यानी कि अगर कोई बालक दूसरे स्कूल में प्रवेश लेना चाहता है तो तुरंत आप टीसी जारी करेंगे, यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करेंगे। इसके लिए जो बची हुई धारा कौन सी है, धारा नंबर 5, तो वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो 6, 10, 29, 9, 5, तो देखा जाए तो क्या बनेगा दोस्तों, 6 यानी आपका कितना हो गया, पहले वाले का तीसरा है, ठीक है, 6 और फिर उसके बाद क्या आता है 10, 6 यानी कि 3, 1 और फिर 5, 3, 1, 5 और फिर 2, 4, तो 3, 1, 5 जो 2, 4, 3, 1, 5, 2, 4 ये ऑप्शन इसके बैठते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, तो 3, 1, 5, 2, 4, तो देखते हैं ऐसा कोई बैठता है, तो 3, 1, 5, 2, 4 यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में आपको सत्य कथन बताना है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में, ठीक है। समिति में कम से कम 3/4 यानी कि 75% सदस्य माता पिता या संरक्षक होंगे, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। इसके बाद 50% सदस्य महिला होगी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। समिति का गठन प्रवेशित बालकों और उनके माता पिता और शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से होगा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। जो कमेटी का गठन होता है वो प्रवेशित बालक और उनके माता पिता और शिक्षकों के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसका अध्यक्ष विद्यालय विकास और शिक्षण कार्य में भाग लेगा नहीं, उसका तो अध्यक्ष होता है अभिभावक, तो वो शिक्षण कार्य में कैसे भाग ले सकता है और विद्यालय विकास में भी भाग नहीं ले सकता, तो इसका डी वाला ऑप्शन नहीं है सही, तो एबीसी बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन सा कूट बैठता है, एबीसी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद आपको सही विकल्प का मिलान करना है, यानी कि जो सही नहीं है वो बताना है, विकल्प आपको बताने हैं कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 30 यानी कि धारा 30 प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण प्राप्ति का प्रमाण पत्र जारी करना, बिल्कुल सही। जो धारा 30 है वो ये कहती है कि आपको कक्षा 8 के जब आपकी पूरी हो जाएगी तो आपको एक प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा, इसके लिए आपको बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सेक्शन 7 शिक्षा के हेतु वित्तीय प्रावधान, बिल्कुल सही है कि इसमें केंद्र और राज्य सरकार धन की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 11 कह रहा है समुचित सरकार के दायित्व, ये इसका गलत आंसर है दोस्तों। जो सेक्शन नंबर 11 है, सेक्शन नंबर 11 है वो पूर्व शिक्षा की बात करता है, जिसमें हमने बताया था ना कि इसका कोई एक तरीके से प्रभाव से कोई ऐसा नियम नहीं बनाए गए, बस ये बोला गया है कि भाई जो 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा के लिए उनको एक तरीके से उनको प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करना है और बालकों की देख रेख के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी है, तो ये है। और इसमें कोई ऐसे कोई नियम और लॉ नहीं बनाए गए हैं, तो बस ये है कि भाई 3 से 6 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए आप तैयार करो और बालकों की देख रेख के लिए आवश्यक व्यवस्था कर लो, बस खाली किताबी बातें कही गई हैं और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और इसके बाद सेक्शन नंबर 30
जो कि मैंने आपको बताया था कि ये राज्य और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग से संबंधित है, तो बिल्कुल सही है। तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है, वो आपका मिलान सही नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं समुचित सरकार वाला सेक्शन 8 से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधान कहाँ लागू नहीं होते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि आरटीई 2009 में जब संशोधन हुआ है तो उसमें क्या संशोधन हुआ है कि अब मदरसों में लागू नहीं होंगे, वैदिक पाठशालाओं में नहीं होंगे, धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं में लागू नहीं होंगे। अगला प्रश्न, उन बालकों को 14 वर्ष के बाद भी निःशुल्क शिक्षा मिलेगी जिन्होंने 14 वर्ष तक अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं की है आरटीई के तहत। बिल्कुल सही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्होंने अगर 14 वर्ष तक शिक्षा अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं की तो आप उनको निकाल दें, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जिन बालकों के आयु के आधार पर प्रवेश दिया गया है, जिसने अपनी आयु के हिसाब से प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं की है, उस बालक को अन्य बालकों के समान होने पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद अधिनियम में उल्लिखित धारा 20 के अनुसार विद्यालय से संबंधी मान और मानकों की अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति केंद्र सरकार को है। बिल्कुल सही दोस्तों, धारा 20 यही कहती है कि गवर्नमेंट आपका एक जियो जारी करेगी रिटर्न में और इससे संबंधित जितने भी नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड हैं उनमें संशोधन कर सकती है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है कि केंद्र सरकार लिखित अधिसूचना के द्वारा संशोधन कर सकती है। इसके बाद धारा 38 के अनुसार संपूर्ण अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार केंद्र सरकार का है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सारे ऑप्शन इसके बिल्कुल करेक्ट है। तो देखा जाए तो ABCD ऑल आर करेक्ट। इसके बाद अगला प्रश्न, सूची ए का और सूची बी से आपको मिलान करना है। सूची ए आरटीई में प्रावधान दिए गए हैं, फिर से सूची बी आपकी धारा दी गई है। देखिए सबसे पहला आता है टैट, अध्यापक पात्रता परीक्षा, इसका किस में किया गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 23, ठीक है ना। 23वीं जो धारा है इसमें इसका प्रावधान किया गया है। 23वीं जो धारा है इसमें दोस्तों शिक्षक की जितनी भी सेवा संबंधी शर्तें हैं उनके बारे में बात की गई है। तो जो धारा 23 है वो शिक्षक की नियुक्ति, सेवा शर्तें और वेतन भत्ते इनके नियम बनाए गए हैं। तो भाई इसमें टीईटी का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसके बाद आता है छात्र शिक्षक अनुपात। छात्र शिक्षक अनुपात दोस्तों ये है आपका 25 में, ठीक है। शिक्षक छात्र अनुपात की 25 धारा में बात गई है। कक्षा 30 तक बोर्ड परीक्षा नहीं, अभी मैंने आपको बताया था धारा 30 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और आपका जो अनामांकित छात्रों के आयु के आधार पर प्रवेश ये किसमें आता है, धारा 4 के अंतर्गत आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था उनको प्रशिक्षण की भी बात की गई सहायता के तौर पे, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो क्या ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा, 4, 2, 1 और 3। तो 4, 2, 1, 3 इसका राइट आंसर है। तो कूट नंबर ए इज राइट। अगला प्रश्न, आरटीई एक्ट में उल्लेखित प्रारंभिक शिक्षा से अभिप्रेरित है, क्या है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा। इसके बाद निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। सबसे पहले धारा 12, धारा 12 क्या कहती है, विद्यालय के इसमें उत्तरदायित्व तो बताए गए हैं, बिल्कुल सही। इसमें द्वारा जो भी आपके सरकार द्वारा स्थापित व संचालित स्कूल हैं वो प्रवेश लेने के लिए बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करवाएगा। और जो सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालय हैं या निजी विद्यालय हैं वो अपने स्कूलों में 25% सीटें निःशुल्क शिक्षा के लिए उपलब्ध कराएंगे निर्धन बालकों को, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 13, इसमें प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया नहीं के बारे में बताया गया है, बिल्कुल, कि प्रवेश के लिए कोई भी फीस या परीक्षा नहीं ली जाएगी। उल्लंघन करने पर प्रवेश शुल्क का 10 गुना तक जुर्माना लेने का प्रावधान इसमें किया गया है, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 14 में प्रवेश के लिए आयु संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है, बिल्कुल सही है कि प्रवेश जो धारा 14 है दोस्तों इसमें यह बताया गया है कि बालक की आयु का निर्धारण के लिए सरकार द्वारा तय किए गए दस्तावेजों को ही आधार माना जाएगा, ठीक है ना। अगर माना उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो भी उसको प्रवेश से आप इनकार नहीं कर सकते। इसके बाद धारा नंबर 16 की कक्षा में रोकने तथा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बगैर निष्कासन पर प्रतिबंध के बारे में बताता है। ये भी सही है कि भाई जो धारा 16 है कि आप किसी भी बालक को फेल नहीं करेंगे, ना ही आप उसको स्कूल से निकालेंगे, ठीक है ना, ना ही आप उसको कम अंकों के आधार पर फेल करेंगे, ठीक है। बच्चा नियमित रूप से स्कूल आएगा और आपको उसको सिखाना होगा, ठीक है। तो उपरोक्त सभी कथन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगला, निजी विद्यालयों की मान्यता प्राप्त संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद या धारा में बताए गए हैं। तो इसमें जो धारा है दोस्तों वो है धारा 18, ठीक है,
कि बिना सरकार की पूर्व अनुमति या प्रमाण पत्र के कोई भी स्कूल नहीं खोला जा सकेगा, ठीक है ना। तो भाई शर्तों के अधीन और जो भी इनकी शर्तें हैं, प्रारूप हैं, उसी के अधीन स्कूल खोलने की अनुमति के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, निजी विद्यालयों की मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र धारा 18 पे बताए गए। अगला प्रश्न, आरटीई में उल्लेखित समुचित सरकार से क्या मतलब है? पहला, केंद्र सरकार या ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जिनमें कोई विधानमंडल नहीं है, प्रशासक द्वारा नियंत्रित है विद्यालय के संबंध में केंद्र सरकार, बिल्कुल सही है। दूसरा, किसी राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में राज्य सरकार से, बिल्कुल सही है। विधानमंडल वाले किसी संघ राज्य क्षेत्र के भीतर स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में उस संघ राज्य क्षेत्र की सरकार से, तो बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आपको पता ही है कि भाई किस तरीके से समुचित सरकारें हमारे यहाँ चलती हैं, ठीक। आपको पता है कि कई जगह विधानमंडल हैं, कई जगह विधानमंडल नहीं हैं, और कुछ आपकी क्या होती है, केंद्र शासित होती हैं, ठीक है। तो आपको केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो कहने का मतलब जितनी भी आपकी सरकारें हैं, जो भी समुचित सरकार होगी वो इसके लिए प्रावधान करेगी। राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर वाली सरकार, विधानमंडल के बिना वाली सरकार, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। नहीं, कई जगह पे विधानमंडल नहीं होता है, तो वहाँ पर आपकी क्या होती है, प्रशासक द्वारा नियंत्रित होती है, यानी केंद्र सरकार द्वारा सरकारें चलती हैं, केंद्र सरकार नियंत्रण रखती है, ठीक है ना। तो केंद्र प्रशासित प्रदेश उनको बोला जाता है। तो वहां पर भी क्या होगा, आप क्या करेंगे, आरटीई को लागू करेंगे। अगला प्रश्न, आरटीई अधिनियम में उल्लिखित स्थानीय प्राधिकारी का आशय है। स्थानीय प्राधिकारी से क्या मतलब है? नगर निगम, नगर परिषद, जिला परिषद, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत या फिर उपरोक्त सही? बिल्कुल सही, ये सभी हैं, ठीक है। जहां नगर निगम होगा स्थानीय प्राधिकारी वही होगा, नगर निगम या नगर परिषद। अब जहां जिला परिषद या नगर पंचायत होगी तो वो स्थानीय प्राधिकारी होगा, जहां गांव होंगे वहां ग्राम पंचायत होगी। तो उपरोक्त सभी आपके स्थानीय प्राधिकारी हैं, ठीक है। तो यही समुचित व्यवस्था करेंगे स्कूल की बालकों के लिए। इसके बाद आपको फिर से कूट मिलाने हैं। आपको एक समय पे एक साइड पर आपको आरटीई एक्ट के प्रावधान दे रखे हैं, उसके बाद किस किस के क्या क्या कर्तव्य हैं आपको बताने हैं। सबसे पहले शैक्षणिक कैलेंडर का निर्धारण, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो स्थानीय प्राधिकारी का दायित्व है, उसका कर्तव्य है। राष्ट्रीय कार्यक्रम का ढांचा कौन विकसित करेगा? केंद्र सरकार करेगी, ऑफकोर्स। इसके बाद बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाना, ये किसकी जिम्मेदारी है? अभिभावक की। और बालकों को अधिगम क्षमता समझकर उसके अनुसार उनको प्रवेश शिक्षा दिलाना, ये किसका काम है? अध्यापक का है, ठीक। तो देखा जाए तो क्या बनेगा, 2, यानी कि 2 और 4, फिर इसके बाद 3 और 1, तो 2 4 3 1 इसका राइट आंसर है। तो 2 4 3 1 यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, एक्ट के अनुसार शिक्षकों का क्या कर्तव्य नहीं है? विद्यालय में उपस्थित होने व नियमितता व समय का पालन करना, बिल्कुल सही है। निर्दिष्ट समय के भीतर पाठ्यक्रम संचालित करना और उसको पूरा कराना, बिल्कुल सही। प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने की सामर्थ्य का निर्धारण कर उसके अनुसार अपेक्षित शिक्षण करवाना, बिल्कुल सही, यानी कि आपने इंडिविजुअल डिफरेंस देखने हैं। और डी, छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने पर पर्याप्त ध्यान देना, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो वो उसका कर्तव्य नहीं है, ठीक है ना। आप रेगुलर रहें, समय का पालन करें, विद्यालय में आप रेगुलर रखें और समय का पालन कराना, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद निर्धारित समय के अंदर आप सिलेबस को पूरा करिए, पाठ्यक्रम को संचालित करें और उसको पूरा करें। इसके बाद प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी आप ध्यान में रखेंगे और उन्हीं के अनुसार आप शिक्षण कार्य करेंगे, उन्हीं के अनुसार आप टीचिंग करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डी वाला गलत है। इसके बाद कितने छात्रों पर 5 अध्यापक और एक प्रधानाध्यापक का मानक निर्धारित किया गया? जैसा कि मैंने आपको बताया था, कितना, 150 से अधिक होंगे तो आपका 5 अध्यापक और एक प्रधानाध्यापक का मानक निर्धारित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान में रखना, मैंने आपको बताया था 120 से लेके 200 के बीच में 5 शिक्षक होंगे, ठीक है ना, बताया था ना। तो 120 से मतलब, कहने का मतलब जब आपके 121 से लेकर 200 तक के छात्र हैं तो वहाँ पर 5 शिक्षक होंगे। प्रधानाचार्य कब आएगा? 150 पे, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना। तो 5+1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 121 पे तो आपके 5 शिक्षक हो जाएंगे, +1 कब आ जाएगा? जब आपके 150 हो जाएंगे, ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद अगला, छात्र शिक्षक अनुपात 6 से 8 के बारे में आप कौन सा कथन आपको बताना है, ठीक है। पहला देखिए, कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक विज्ञान, गणित, सामाजिक
और भाषा का होना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही है, कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा आपसे कह रहा है 45 शिक्षकों पर 45 बच्चों पर होगा ये कम से कम एक शिक्षक, तो ये गलत है, इसका होना चाहिए 35 पर एक शिक्षक। ठीक है ना, इसका आपका क्या है 45 1:35 है ना, तो 1:35 है। ठीक है, तो 45 नहीं होगा ये, या तो गलती से हमसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, तो 1:35 होगा। ठीक है, इसके बाद 100 से अधिक छात्र होने पर एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक, बिल्कुल सही। ठीक है, और कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा के लिए अंशकालिक शिक्षक, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। तो ये देखा जाए तो सभी ऑप्शन करेक्ट है, बस इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो 1:35 होगा। ठीक है, 1:35 है, 45 नहीं, 1:35। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। जबकि अभी मैंने आपको प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताया था, तो प्राथमिक शिक्षा में आपका क्या होता है कि 150 छात्र जब हो जाते हैं तो एक प्रधानाध्यापक का पद सृजित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला छात्र शिक्षक अनुपात 1:5 के बारे में अपने कथन पर विचार करना है। ठीक है, 60 बालकों पर 2 अध्यापक, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि 60 बालकों पर आपके क्या होते हैं दोस्तों, 2 बालक रखे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद 60 बालकों पर 2 अध्यापक रखे जाते हैं। इसके बाद 61 से 90 तक आपके कितने होते हैं, 3 अध्यापक रखे जाते हैं। इसके बाद 91 से 120 तक आपके कितने होते हैं, 5 अध्यापक होते हैं, है ना। सॉरी, ये 4 अध्यापक होते हैं, बिल्कुल सही है, 4 अध्यापक होते हैं। जबकि 121 से 200 के बीच में 5 अध्यापक होते हैं, ये वाला गलत हो गया। ठीक है ना, ये वाला आपका गलत हो गया। 121 से 200 के मध्य में आपके कितने होते हैं, 5 अध्यापक रखे जाते हैं। और जैसे ही 150 के ऊपर संख्या पहुंचती है तो एक प्रधानाध्यापक भी आ जाता है, तो 5+1 हो जाता है। ठीक है, और जैसी संख्या 200 से अधिक होगी तो प्रधानाध्यापक को छोड़कर 1:40 से अधिक नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि 1:40 के अनुपात पर शिक्षक रखे जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि जैसी संख्या 200 से अधिक हो जाएगी तो 1:40 बन जाएगा, यानी कि 40 छात्रों पर एक शिक्षक रखा जाएगा। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, 60 बच्चों पर 2 अध्यापक, 61 से 90 के बीच में 3, 91 से 120 छात्रों के पर 4, और 121 से 200 में 5 होते हैं। ठीक है, और जैसी 150 से ज्यादा होंगे तो एक प्रिंसिपल भी आ जाएगा वहां पर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से देखा जाए तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है, ए बी और सी भी सही है, और ई भी सही है, डी वाला करेक्ट है। तो ए बी सी ई आपका सही है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो कूट ए करेक्ट है। इसके बाद आरटी अधिनियम 2009 में शिक्षकों हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटों की संख्या है, जैसे कि हमने बताया था 45 घंटे, लेकिन 45 घंटे जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल होते हैं, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सही और पूरा नाम क्या है? निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, या फिर निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो इसका मैंने पहले भी आपको पूरा नाम बताया और एग्जाम में आया भी है, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर आपने विचार करते हुए सही कूट का चयन करना है। आरटी एक्ट 2009 की धारा 17 के अनुसार बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध है। बिल्कुल, धारा 17 में यही कहा गया है कि आप बालक को किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न नहीं करेंगे। इसके बाद विद्यालय के मान और मानक से संबंधित धारा 19 में प्रावधान किया गया। बिल्कुल, जो आपके स्कूल हैं उनके नॉर्म और जो उनके स्टैंडर्ड होने चाहिए उसके बारे में धारा 19 में बताया गया है। ठीक है, तो विद्यालय को मान्यता प्रदान करने संबंधी धारा भी इसको बोल सकते हैं। इसके बाद धारा 20 के अनुसार विद्यालय के मान और मानक संबंधी अनुसूची में संशोधन की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो धारा 20 है वो केंद्र सरकार को यह शक्ति देती है कि वो लिखित जीओ के द्वारा संशोधन कर सकता है, तो वो इसमें भी संशोधन कर सकता है। इसके बाद धारा 26 क्या कहती है कि भाई विद्यालयों में शिक्षकों के पद के रिक्तों को भरना। कहने का मतलब यह है कि 10% से ज़्यादा पद स्वीकृत पदों के सापेक्ष खाली नहीं रहेंगे। जितने भी स्वीकृत पद हैं उसके 10% से ज़्यादा खाली नहीं रह सकते। ठीक है, इसके बाद अगला धारा 29, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित है और ये उसकी प्रक्रिया के बारे में बताता है, जिसमें एनसीएफ 2005 का विकास करना और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लागू करना बताता है। तो देखा जाए तो सारे सही हैं, तो ABCD इज राइट। तो देखा जाए तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। इसके बाद अगला प्रश्न सरकार से संबंधित निर्देश, अभियोजन, कार्रवाई और नियम आदि से संबंधित है। कौन सा है?
इसका राइट आंसर है दोस्तों अध्याय 7 धारा 35 से 38। ठीक है ना, धारा 35 से 38 के बारे में मैंने आपको बताया है। धारा 35 में क्या होता है कि भाई केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए जाते हैं, जबकि धारा 36 है वो आपकी क्या होता है कि भाई जुर्माना लगाने से पूर्व तय सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति ली जाती है। इसके अलावा मैंने आपको धारा 37 के बारे में बताया था। भाई धारा 37 क्या कहती है कि भाई जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, या फिर स्थानीय अधिकारी है, या फिर आपके बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, या फिर आपकी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, तो इस एक्ट के संदर्भ में इनमें कोई भी केस नहीं कर सकता, इन पर कोई भी केस नहीं कर सकता। तो अभियोजन हो गया वो, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपकी जो धारा 38 है वो तो आपका मैंने आपको बताया कि भाई जो राज्य है वो अधिसूचना जारी कर सकते हैं, अपने यहाँ आरटीए को लागू कर सकते हैं। तो ये आपका धारा अध्याय 7 और धारा 35 से 38 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहना होगा, बिल्कुल सही। पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, बिल्कुल सही। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पूरा करना होगा, बिल्कुल सही। और डी बिल्कुल सही। तो इस तरह से डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों लास्ट प्रश्न क्या है। लास्ट प्रश्न आप देख सकते हैं कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो मैंने आपको बताया था कि वैसे नॉर्मल है 6 to 14, लेकिन दिव्यांगों के लिए है 6 से 18। तो 6 से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों को निशुल्क शिक्षा के अधिकारों का ये प्रावधान करता है निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। तो दोस्तों ये थे 70 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि आपको ये अच्छे लगे होंगे और आपके आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी फायदा पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।